हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश सांगीड़ा, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास पे जो पेपर्स अपलोड होते हैं, इसमें जो पेपर नंबर कौन सा है 17, वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं क्या करूँगा, आपको सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 दिखा दूँगा, इनको आप देख ले, फिर अपन इनका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आराम से इसको पॉज करके आप देखते रहें। ठीक है, तो ये इसके कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। अब अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव या दोनों ही नहीं होता है। आपको पता है हाइड्रोजन H+ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो कौन सा आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इजी क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, कंसेप्चुअल होंगे वो, उनको अपन थोड़ा अच्छे से डील करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूजेस का है। 12th क्लास पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पेज है, वहाँ का है कि इनर्ट गैसेज के यूजेस। हीलियम के सबसे बेस्ट यूज अगर मैं बताऊँ तो हीलियम जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा कूलिंग एजेंट होता है, और जो कूलिंग एजेंट होते हैं उनको क्रायोजेनिक एजेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है, हीलियम इज यूज्ड इन गैस कूल्ड रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनको कूल करने के लिए हीलियम को यूज़ कर सकते हैं। अगला है, इट इज़ यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो लो टेम्परेचर पर होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्रायोजेनिक मतलब कूलिंग करने काम आता है। आपने एक और वर्ड सुना होगा पी ब्लॉक में ही, नाइट्रोजन फैमिली में N2 इज एज क्रायोजेनिक एजेंट, इट इज़ यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी क्या होता है, देखिए, अपने शरीर के कुछ ऐसी सेल्स जिनको डेड करना हो, जो काम की नहीं है, जिनको डेड करना हो, डेड करने के लिए उनको एक वो लो टेम्परेचर पर, मतलब बहुत ज़्यादा कूल होने पर डेड हो जाती है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को बहुत कम कर देती है। अगला है, हीलियम इज़ यूज टू प्रोड्यूस सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये से कुछ ऐसे बहुत पावरफुल मैग्नेट्स जो होते हैं वो कब काम करते हैं बेटा, लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो लो टेम्परेचर के लिए आपका हीलियम बेस्ट। अगला, हीलियम इज़ यूज टू फिल गैस बलून्स इंस्टेड ऑफ H2। हीलियम को यूज किया जाता है, H2 को नहीं किया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि हीलियम जो होता है वो नॉन एक्सप्लोजिव होता है और H2 क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हीलियम को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि हीलियम इज़ लाइटर देन H2, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आपको पता है हीलियम तो 2He4 होता है और हाइड्रोजन 1H1 होता है, और H2 किया फिर भी हाइड्रोजन का वजन जो मास है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन रहेगा फिर भी हीलियम से हल्का। हल्का तो हाइड्रोजन ही होता है, तो इसका रीज़न क्या होता है वो, और यहाँ पर इसका रीज़न भी गलत दिया हुआ। तो इसका आंसर मतलब कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का, क्यों होता है। तो देखिए, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, B4C हुआ, SiC हुआ, SiO2 हुआ, इनको बोलते हैं बेटा कोवलेंट सॉलिड या फिर जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी यूनिट बना देना, मतलब ये आपस में जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ी यूनिट बना देते हैं, सब डायरेक्शन में बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए क्या होती है, इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही पता आपको डायमंड का तो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इसी तरीके से बोरोन का भी ज़्यादा होता है। रीज़न क्या होता है, ये एक कोवलेंट सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड तो सिंपल है, NaCl। एक और टाइप सुनी होगी मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटेलिक क्रिस्टल बनते हैं, जैसे लिथियम के हुए, सोडियम के हुए, है ना, केवल एक एलिमेंट के। और एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर क्या होता है, एकदम बिल्कुल लिमिटेड होता है, जैसे I2 क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी तरीके से ओजोन O3 सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है।
तो ये भी होगा। इसी तरीके से एक होता है बेटा ड्राई आइस, जिसको आप क्या बोलते हो, सॉलिड CO2 भी बोलते हो। तो 4 टाइप के इनऑर्गेनिक अपन सॉलिड डिस्कस करते हैं, आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या पूछा है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है कि ये 2 मोल ऑफ AgCl, और आपको पता है बेटा AgCl की प्रेसिपिटेशन तभी बनती है, वर्नर जी ने इसके बारे में बताया था, जब आयोनाइजेबल Cl हो। आयोनाइजेबल Cl मतलब बाहर की साइड, कॉम्प्लेक्स से बाहर की साइड Cl प्रेजेंट हो। तो ऐसा अगर अपन देखें तो केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में ही है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मैचिंग करनी है साइनाइड ए। साइनाइड प्रोसेस किस काम आती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ AU में। तो फर्स्ट का हो गया आपका 4। फ्लोटेशन मेथड इन 3 में से चूज करें तो पाइन ऑयल यूज होता है झाग बनाने के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर डी जोन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम, इनको यूज किया जाता है। तो 4231, तो 4231 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला क्या है कि द फर्नेस विच गिव हाईएस्ट टेम्परेचर इज। ऐसी फर्नेस जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देती है बेटा, इलेक्ट्रिकल फर्नेस। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये ऐसे बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट जनरेट करते हैं वो इतनी महंगी नहीं पड़ती जितनी आप कोयले से या किसी और मेथड से डेवलप करते हो, और ये काफ़ी आसान भी रहती है। आपने सुना होगा कि जैसे आजकल जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स की डेड हो जाती है, तो उन डेड बॉडीज़ को नॉर्मल वे में ना जला, नॉर्मल वे में भी जलाया जाता है, लेकिन उसके बजाय इलेक्ट्रिकल फर्नेस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बॉक्स होते हैं जिनके अंदर अगर बॉडी को रख के आप हाई टेम्परेचर दोगे वहाँ पर, तो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में वो बॉडी फिनिश हो जाती है। ठीक है, और आपने एक इक्वेशन और भी पढ़ी होगी, आपको याद हो तो कौन सी वाली, याद करो, N2+O2 क्या बनता है, 2NO। तो इसको जलाने के लिए आपने इसके ऊपर देखा हो क्या लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब सोडियम का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। अब बेटा कोयला लगा के, आग लगा के थोड़ी ना इनको जलाएंगे, सिंपलेस्ट वे क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्या है, डेल्टा O लेस देन P। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा O कम है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी गैप कम है, और एनर्जी गैप कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो 1 2 3 और एक ऊपर आ जाएगा, तो T2G3 और Eg1। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा कौन सी होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिनके अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो। तो राइट साइड में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, तो यहाँ पर राइट साइड में कोई भी 2 एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब नाइट्रोजन वाला, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, ओके तो सेम है। इसमें भी लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन है। थर्ड में बात करें, थर्ड में 2 Cl है, लेकिन Cl की सभी में -1 है। तो किसी भी एक एलिमेंट की राइट साइड में 2 ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब कोई सी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब आपका डी आ जाएगा। अगला है एक सिंपल इक्वेशन है, इसको डील करना है, तो देखिए कैसे हो जाएगा। आपको बोला है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्ट बन जाएगा एक आपका NaC है। ठीक है, पीछे HCO3 माइनस बचा और Fe बना, और साथ में ये दिया हुआ कि इसका एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में पीछे क्या बच जाएगा, CO2। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना, ये बन गया, तो मतलब सी आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला बोला है कि इनके बारे में बता रहा है, ग्रीनिश येलो गैस। आपको पता है जो हेलोजन्स के कलर की बात करते हैं, F2, Cl2, Br2 और I2। F2 क्या होता है, येलोइश गैस, ये क्या होती है, ग्रीनिश येलो। Br2 क्या होता है, ब्राउन लिक्विड। I2 क्या होता है, वॉयलेट सॉलिड। तो इसका मतलब Cl2 सही है। अब आगे बोला है कि जो सेकंड वाला हेलाइट है ना, हेलाइट बोला है, गलत है, हेलाइट है। इनमें से जो हेलाइट्स है वो कौन सा हो सकता है और उसका यूज़ कहाँ पर होता है, उसका यूज़ होता है फायरवर्क्स में। तो ये बेटा आपको मैं बता दूं, फायर्स में पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ होता है, ठीक है, ना कि सोडियम क्लोरेट का। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा।
और इसके साथ साथ में ये भी बोला गया इस क्वेश्चन में क्या कि रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन करवानी किसकी? Cl2 की एल्कली मेटल्स के साथ। तो KOH लिया, तो KOH लोगे तो आपको पता है क्या बनता है, एक तो बनता है KCl और एक बनता है KClO अगर ठंडा है, अगर गर्म है तो क्या होता है KClO3। तो इसका मतलब बी आंसर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव्स ए ब्लड रेड कलर विद FeCl3। तो देखिए यहाँ पर क्या है FeCl3, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके साथ जब KSCN रिएक्शन करता है तो बनाता है FeSCN थ्राइस, और ये क्या होता है, एक ब्लड रेड PPT का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें बोला है कि ब्लड रेड PPT तो ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, तो एलिमेंट आपको पता है सल्फर भी है और नाइट्रोजन दोनों है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला बोला डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट है तो आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन समझने होंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपके पास Fe+2, Fe+2 का मतलब D6 और वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब नीचे कितने आ जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड है, पहले 3 ऊपर भरे जाएंगे, फिर 2 ऊपर, फिर 1 नीचे, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। सेकंड की बात करें तो Fe+3 मतलब D5, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब क्या, 3 नीचे और फिर 2 नीचे, तो मतलब नीचे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। अगला है आपका Fe+2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D6 में 6 के 6 नीचे आएंगे तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और Fe+3 का मतलब आ गया बेटा D5, और ये क्या है, वीक फील्ड है मतलब 3 नीचे फिर 2 ऊपर, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा किस में आ गए, फोर्थ में, और सबसे कम थर्ड में, तो इसका आंसर तो एक ही है, ए। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, इसने बोला है क्या, NSiS3 थ्राइस। आपको पता है NSiS3 थ्राइस जो होता है ट्राइसिलाइल एमाइन, इसमें क्या होती है बेटा, बैक बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो Si के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है प्लेनर। और ट्राई मिथाइल एमाइन की अगर बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, पिरामिडल से। अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने, कौन सा अच्छा बेसिक है। आप देखो ट्राई मिथाइल एमाइन ऊपर वाले में लोन पेयर एकदम अवेलेबल है, और इसके लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये अवेलेबल नहीं है, तो ये अच्छा लुईस बेस नहीं है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, प्लेनर एंड लेस बेसिक देन NCH3 थ्राइस। देखिए ट्राइसिलाइल एमाइन अच्छा लुईस बेस नहीं होता है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर तो बॉन्ड बना लिया, अब फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल तो आपको पता है, आउटर का मतलब sp3d2 मतलब बाहर वाले डी, और बाहर वाले डी कब यूज होते हैं, जब वीक फील्ड लिगेंड हो। लेकिन इसमें भी एक कंसेप्ट ध्यान रखनी है बेटा, जब आपका कॉन्फ़िगरेशन D4 से लेकर D7 तक हो, तभी आप चेक कर सकते हो SFL है या WFL, ठीक है ना। और आपको पता है कि D1, D2 और D3 इनमें तो हमेशा ही अंदर वाला यूज होता है, तो D2sp3। और इसी तरीके से अगर आप बात करें D8, D9 और D10, तो इसके अंदर आपका कौन सा यूज़ होता है, इसके अंदर चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमेशा ही आउटर ऑर्बिटल यूज होता है। इसको समझाने के लिए और ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने बेटा एक क्विक रिवीजन ऑन CFT टॉपिक डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लें। तो अब अपन देखते हैं इनके अंदर, सबसे पहले CO+2 की बात करें तो कितना कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, S2D7 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, D7 बचेगा। D7 मतलब SFL WFL चेक करें, तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगी तो अंदर वाला, ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नीचे वाले तीनों में क्या है बेटा, वीक है, और इनके कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो D7 या D6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, तो वीक है तो बाहर वाला यूज होगा, तो sp3d2, तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। अगला है
XeF6 के हाइड्रोलिसिस से। तो बेटा ये आप सोचोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग रिएक्शन होती है, याद नहीं होती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? 0066। आपके पास मान लीजिए एक तो बेटा XeF2 है, ये तीन ही तो आते हैं, इन्हीं को तो याद करना है। और आप बोलोगे सर पता ही नहीं कि एक नॉन रिडॉक्स होती है, एक रिडॉक्स होती है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। अब देखो आपको केवल ये 4 नंबर याद रखने हैं, 4 नंबर से आपका पूरा काम हो गया। पूरा काम कैसे? पहले में 0 मतलब XE बनेगा, XE0, फिर 06 तो XE0 और XeO3, 6 का मतलब प्लस 6 का मतलब XeO3 बनाएंगे, और अगले का मतलब XeO3। तो आगे कहानी, तो इससे प्रोडक्ट भी बना सकते हो, रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स भी बता सकते हो। अब ये बताओ बेटा रिएक्शन नंबर 3 रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स? बेटा यहाँ पर भी +6 और आगे भी +6, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? नॉन रिडॉक्स। और सेकंड की बात करें, सेकंड वाली जो रिएक्शन है वो क्या है? +4 है, +4 से आगे किस में जा रहा है? 0 और +6 में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने? 0 और +6 में जा रहा है। देखो ये यहाँ पर +4 है, ये 0 है और ये +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और नंबर 1 देखो यहाँ पर तो कितना है? +2 और यहाँ पर 0, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिडॉक्स हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप पूरा ध्यान में इसको रख सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा XeO3, क्योंकि 6 है, थर्ड वाला है, तो 0 0 6 6, तो 6 वाला डायरेक्ट आंसर टिक करो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पेपर फिनिश। इसके बाद चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो ये इसका लास्ट में चेक करने का है। मैंने जैसे टोटल 15 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं यहाँ पे, देखो बिल्कुल नीचे नीचे। और फिर आगे वाला है एकदम अच्छे से सही बताने के लिए, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे अटेम्प्ट किए, 15 के 15 सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रूर चेक करें और सब कुछ ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।